प्रिय विद्यार्थियों, अपना फर्स्ट पेपर के अंतर्गत टॉपिक चला हुआ है प्राक कल्पना का। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्राक कल्पना का अर्थ और उसकी परिभाषाएं तथा प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज उससे आगे देखते हैं प्राक कल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, कि प्राक कल्पना कितने प्रकार की होती है और उसके स्रोत, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस यानी प्राक कल्पना के प्रकार और प्राक कल्पना के स्रोत। गुड एवं हार्ट ने सामाजिक अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए प्राक कल्पनाओं का वर्गीकरण अमूर्तकरण के स्तर के आधार पर किया है और प्राक कल्पना के प्रमुख 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में जो उनकी बड़ी पुस्तक है। आनुभाविक एकरूपताओं संबंधी प्राक कल्पनाएं, हाइपोथेसिस रिलेटेड टू एम्पिरिकल यूनिफॉर्मेशंस। समाज एवं संस्कृति में अनेक कहावतें, मुहावरे और जीवन से संबंधित विचारधाराएं होती हैं जिन्हें सभी लोग सच मानते हैं। अनुसंधानकर्ता उन्हीं को प्राक कल्पना बनाकर अवलोकनों, आनुभाविक तथ्यों को एकत्रित करके उनकी जांच का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की प्राक कल्पनाएं सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों का आनुभाविक तथ्यों के द्वारा परीक्षण करती हैं और इन कल्पनाओं की उपयोगिता को लेकर आपत्तियां भी उठाई जाती हैं कि भाई किसी भी लोकोक्ति, मुहावरे या आपकी जो अनेक के कहावत हैं, जनश्रुतियां होती हैं, उनके आधार पर उपकल्पनाएं कैसे बन सकती हैं। कई बार वो उपयोगी नहीं भी होती हैं, लेकिन इससे उनकी महत्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये एम्पिरिकल यूनिफॉर्मेशंस पर बेस्ड जो हाइपोथेसिस होती हैं वो बहुत अच्छी उपयोगी हाइपोथेसिस होती हैं, क्योंकि जो अनेकों कहावतें और मुहावरे जो अनुभवी लोगों के द्वारा बहुत प्राचीन समय से समाज में प्रचलन में होते हैं, तो उनके पीछे वर्षों का संचित अनुभव होता है और सार्वभौमिक रूप से उसको हम जो है सत्य मानते हैं। समाज में एम्पिरिकल यूनिफॉर्मेशंस पर बेस्ड जो हाइपोथेसिस हैं वो उनका परीक्षण करते हैं तो वो लगभग सत्य बैठती हैं चीजें। आदर्श प्रारूपों संबंधी उपकल्पनाएं नंबर 2, दूसरी प्रकार की जो उपकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य अनुभाविक समरूपताओं के बीच तार्किक आधार पर निकाले गए संबंधों का परीक्षण करना है। आदर्श प्रारूप से संबंधित प्राकल्पनाओं की जांच तथ्य एकत्रित करके की जाती है और गुड एवं हार्ट ने लिखा कि यथार्थ में अधिक जटिल अनुसंधान के क्षेत्र में पुनः शोध करने के लिए इस प्रकार की प्राकल्पनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो आइडियल टाइप्स हैं, आदर्श प्रारूप संबंधी जो एक प्रारूप फॉर्मेट के रूप में उसी रूप से संबंधित जो है उपकल्पनाएं दोबारा बनाती हैं और दोबारा शोध होता है और उनकी सत्यता की जांच की जाती है। तीसरा जो प्रकार बताया है, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं, हाइपोथेसिस रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स।
ये प्राकल्पनाएं बहुत अधिक अमूर्त प्रकृति की होती हैं। एक चर का अन्य चरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और चरों का परस्पर क्या कार्य कारण प्रभाव है, इसका गहराई से अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। और ये जो प्राकल्पनाएं होती हैं ये प्रयोगात्मक अनुसंधान में विशेष रूप से प्रयुक्त की जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जाति व्यवस्था, निर्धनता, नेतृत्व आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका अध्ययन अनेक चरों से संबंधित है। कोई एक या दो वेरिएबल्स नहीं होते, इनके अंदर असंख्य कई अनेक वेरिएबल्स होते हैं। और ऐसे अनेक चरों से संबंधित जो चीज हैं, ये उपकल्पनाएं हैं, ये विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाओं के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है और उनका परीक्षण जो है किया जाता है। तो ये तीन प्रकार हैं प्रमुख रूप से उपकल्पनाओं के। नेक्स्ट देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पना के स्रोत। भाई प्राकल्पनाएं कहां से पैदा होती है? हमारा सामान्य अनुभव, आसपास पाया जाने वाला संसार यानी दुनिया, समाज, समुदाय जहां हम निवास करते हैं, साहित्य, कविता, लेख, निबंध और कोई भी साहित्यिक चीजें जो प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, तो ये आसपास के सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत जो साहित्यिक चीजें हैं, कविता, निबंध, लेख इत्यादि, आर्टिकल इत्यादि, और अन्य कोई भी ऐसी चीज उपकल्पना का स्रोत हो सकती है। दैट कैन बी सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। सामान्यतः समाज विज्ञानों में प्राकल्पनाओं के दो प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया जाता है, व्यक्तिक या निजी स्रोत और बाह्य स्रोत। निजी स्रोत में अनुसंधानकर्ता अपनी स्वयं की अंतर्दृष्टि, अपनी सूझबूझ, विवेक, कल्पना, विचार, कुछ भी हो सकता है, यानी इंडिविजुअल है। निजी स्रोत व्यक्तिक, इसमें अंतर्दृष्टि, सूझबूझ, अपनी जो आईक्यू होती है शोधकर्ता का, अपने विवेक से, अपने नॉलेज से जो भी काम करता है, जो उसकी विचारधारा होती है, जो विचार, जो कल्पना शक्ति के द्वारा जो भी वो विचार पनपते हैं। और बाह्य स्रोत में कोई भी साहित्य, कोई भी कहानी, कोई भी सिद्धांत या कोई भी रिपोर्ट, इससे पहले जो शोध हो रहे होते हैं, तो पब्लिश और अनपब्लिश जो भी चीज है वो बाह्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। गुड्डेम हार्ट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में प्राकल्पना के 4 प्रमुख स्रोत बताए हैं। सोर्सेज में देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। पहला है सामान्य संस्कृति, जनरल कल्चर। जिस सामान्य संस्कृति में विज्ञान का विकास होता है वह अनेक भौतिक प्राकल्पनाएं प्रदान करती है। व्यक्तियों का व्यवहार एवं उनका सामान्य चिंतन बहुत सीमा तक उनकी अपनी संस्कृति के अनुरूप ही होता है। इसलिए अधिकांश प्राकल्पनाओं का मूल स्रोत सामान्य संस्कृति होती है। सामान्य संस्कृति के कई घटक हो सकते हैं, जैसे प्रमुख रूप से क्या है? सांस्कृतिक मूल्य। संस्कृति लोगों के विचारों, जीवन प्रणाली और मूल्यों को प्रभावित करती है। अतः प्रमुख सांस्कृतिक मूल्य प्रत्यक्षतः शोध कार्य की प्रेरणा बन जाते हैं। जैसे पश्चिम में व्यक्तिगत सुख, भौतिकवाद, प्रतिस्पर्धा, जबकि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, ये सब चीज मिलती हैं अलग अलग। तो संस्कृति का बड़ा असर होता है। जैसी संस्कृति होगी वैसी उपकल्पनाएं।
तो सामान्य संस्कृति के अंतर्गत जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं एक उपकल्पना के सोर्स के रूप में हमारे सामने। जो विचार है, जो जीवन प्रणाली है, उनको प्रभावित करने के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे पश्चिम का समाज है वो मेटलिस्टिक एटीट्यूड वाला समाज है, भौतिकवाद से संबंधित उपकल्पनाएं निकलेंगी वहाँ से। और भारतीय समाज में भौतिकवाद के ऊपर अध्यात्मवाद को प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ पर उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ आध्यात्मिकता से संबंधित, कास्ट सिस्टम से संबंधित, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से संबंधित जो उपकल्पनाएं निकलती हैं। जैसे संयुक्त राज्य में हाउ टू बी हैप्पी नामक पुस्तक खूब बिकी थी, तो एक सुखवादी दर्शन से संबंधित चीज़ें, उपकल्पनाएं वहाँ उनका निर्माण खूब होता है। अगला है लोक विश्वास। सांस्कृतिक मूल्य से अलावा जो दूसरा तत्व है संस्कृति का, लोक विश्वास। समाज में असंख्य लोक विश्वास और घटनाएं, जनसाधारण के विचार, लोकगीत और कहावतें होती हैं, जो कि एक विभिन्न प्रकार की उपकल्पनाओं के स्रोत के रूप में सामने आते हैं। सामाजिक परिवर्तन भी संस्कृति का घटक है। पुराने सिद्धांत, पुरानी अवधारणाएं, पुराने कथन, पुराने विचार, है ना, वो नवीन परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं रहते हैं, प्रामाणिक नहीं रहते हैं। अतः परिवर्तित सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां भी प्राकल्पनाओं के एक अच्छे स्रोत बन जाते हैं। तो लोक विश्वास, सांस्कृतिक मूल्य, परिवर्तन, ये एक सामान्य संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्राकल्पनाओं के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। दूसरा जो स्रोत है वो है साइंटिफिक थ्योरी, वैज्ञानिक सिद्धांत। सिद्धांत से अनुसंधान को दिशा मिलती है। यह स्पष्ट करता है कि क्या क्या जानकारियां ज्ञात हैं और क्या क्या अध्ययन हो चुके हैं। इसके द्वारा तार्किक निष्कर्ष नई नई समस्याओं और प्राकल्पनाओं को जन्म देते हैं। विज्ञान में इस प्रकार के सिद्धांत से प्राकल्पना और प्राकल्पना से सिद्धांत की ये प्रक्रिया जो है, एक साइकिल चलता रहता है। जैसे नेस्फील्ड का जाति संबंधी सिद्धांत, दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत, ये ऐसा सिद्धांत है जो आनुभविक सिद्धांत हम कह सकते हैं, जिससे कि उपकल्पनाएं निर्मित होती हैं। तीसरा जो सोर्स है इसका है सादृश्यताएं, एनालॉजीज। जूलियन हक्सले के अनुसार प्रकृति का सामान्य अवलोकन अथवा दूसरे विज्ञान की संदर्भ परिधि प्राकल्पना का एक अच्छा स्रोत हो सकती है। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए जिस उपकल्पना का निर्माण किया गया था वह सादृश्यता पर ही आधारित थी। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, सोशल इवोल्यूशन का, अपन जानते हैं इसको, फर्स्ट ईयर में भी आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा। तो सामाजिक उद्विकास का जो अवधारणा थी हर्बर्ट स्पेंसर ने, वो जीव विज्ञान से ग्रहण की थी। और चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत था मानव उद्विकास का, वहाँ से उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को लिया, है ना, क्योंकि ये उससे साम्यता रखती थी, सादृश्यता, है ना। और ये सादृश्यता ये एक विज्ञान के दूसरे विज्ञान के संदर्भ प्रक्रिया परिधि के अंदर जो है ना, ये आपस में उपकल्पनाओं का एक अच्छा स्रोत बनती हैं सादृश्यताएं। और बायोलॉजी के सिद्धांत को स्पेंसर ने सोशियोलॉजी में लागू किया। व्यक्तिगत अनुभव, हमारा जो चौथा जो स्रोत है उपकल्पनाओं का, पर्सनल एक्सपीरियंस। प्राकल्पनाएं विलक्षण स्वभाव या प्रकृति के व्यक्तियों के अनुभव की परिणाम भी होती हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुभव अवश्य प्राप्त करता है और उसी अनुभव के आधार पर वह प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक का व्यक्तिगत अनुभव भी प्रश्नों के उत्तर और उनके पूछने के स्वरूप में अपना योगदान देता है, जो आगे चल करके प्राकल्पनाओं के एक अच्छे स्रोत बन जाते हैं। वैज्ञानिक का अपना जो अनुभव होता है, जैसे
उदाहरण देते हैं आपको। न्यूटन ने पेड़ से गिरने वाले सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की रचना की और वो विज्ञान का एक महान सिद्धांत बना। न्यूटन से पहले भी पेड़ों से सेब को गिरते हुए सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन न्यूटन जैसा अनुभव किसी को नहीं हुआ। तो व्यक्ति का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी कई बार बहुत अच्छी अच्छी परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। सर हर्बर्ट रिजले ने सोशोलॉजी के अंतर्गत ही देखिए, हर्बर्ट रिजले के द्वारा जो 1901 की जनगणना के बाद जो सिद्धांत दिया, जाति का प्रजातीय सिद्धांत, है ना, जाति का प्रजातीय सिद्धांत, कास्ट की उत्पत्ति कैसे होती है। तो रिजले ने 1901 की जनगणना की थी, उसके निदेशक थे वो। तो वहां उनको अनुभव हुए कि किस प्रकार जाति की उत्पत्ति में प्रजातियों का, नस्ल का, रेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखें, लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो ने ये एक उपकल्पना बनाई कि अपराधी जन्मजात होते हैं। तो बहुत बड़े अपराध शास्त्री थे, तो उनके ऊपर उपकल्पना बनाई। तो कोई भी समाज वैज्ञानिक होता है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा भी कई बार बहुत अच्छी अच्छी परिकल्पनाओं का निर्माण करता है और वो बहुत बड़े सिद्धांत बन जाते हैं। न्यूटन से पहले अनेकों लोगों ने पेड़ से सेबों को गिरते हुए देखा होगा, लेकिन जो विचार न्यूटन के मन में आया वो और किसी व्यक्ति के मन में नहीं आया। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत अनुभव भी जो हैं बहुत अच्छे सोर्सेज साबित होते हैं। तो ये चार जो सिद्धांत, चार जो सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्यताएं और पर्सनल एक्सपीरियंस, ये उपकल्पनाओं के प्रमुख स्रोत हैं जहां से उपकल्पनाएं बनती हैं। थैंक यू।